एक और नई वीडियो के साथ आज बात करेंगे सरदार भगत सिंह की। हमने आप सब ने सरदार भगत सिंह को ऐसे देखा है, बड़े पर्दे पर किरदारों ने उनकी सोच को हमारे सामने ऐसे दर्शाया है, लेकिन आखिर में भगत सिंह की सोच क्या थी? आज का भारत उनकी सोच से मेल खाता है। उस समय सरकार को हिला देने वाले भगत सिंह, अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला देने वाले भगत सिंह, फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह क्या सोच रखते थे? आज का भारत कितना बदला है? करनाल दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और इतिहास के जानकार डॉक्टर रामजी लाल जी बताते हैं। क़ायदे आज़म भगत सिंह एक युग पुरुष, युग दृष्टा, निर्भीक राष्ट्र प्रेमी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को चक नंबर 105 जेरावाड़ा तहसील जिला लायरपुर, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। इनका पुश्तैनी जो गांव था वो था खड़कड़ कलां, जो इस समय पंजाब में है। कि भगत सिंह का नाम भागा, हरियाणवी में भागा, भागों वाला, वह व्यक्ति जो फॉर्चुनेट हो, भागा इसका नाम रखा गया। किसी को क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा, ये युवा लगभग 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम जाएगा और दुनिया में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में, एक आइकॉन पत्रकार के रूप में, युवा वर्ग के मार्गदर्शक के रूप में शहीद, अमर शहीद, शहीद शिरोमणि भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। भगत सिंह का जो परिवार था वो अपने आप में क्रांतिकारी परिवार था। इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह एक स्वयं राजनीतिक तौर पर जागरूक व्यक्ति थे और वह एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के 1893 में होने वाले लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी, उसमें अपने भाई के साथ वो सम्मिलित हुए थे। सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे और उनमें किशन सिंह, जो भगत सिंह के पिताजी थे, वह भी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उनको जो है वह 2.5 साल देश की आज़ादी के लिए जेल में रहे। उनके ऊपर 42 मुकदमे थे और वो घर में भी नजरबंद रहे हैं। इनकी माता जो है, उनका नाम विद्यावती था और दादी का नाम जय कौर था। तो जय कौर और विद्यावती दोनों महिलाएं क्रांतिकारी माहौल या राजनीतिक माहौल होने के कारण वह अपने बच्चों को ये प्रेरित करती थी कि गुलाम किसी का हमने नहीं रहना और मुक्ति के लिए संघर्ष करना है। सवाल ये पैदा होता है कि भगत सिंह इस प्रकार के क्रांतिकारी कैसे बन गए? क्योंकि आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन सर्वाधिक चर्चा का विषय भगत सिंह क्यों रहा है? इसका मूल कारण यह है कि भगत सिंह जो है उसको हम एक गहन अध्येता, यानी कि ऐसा वो होनहार बालक था जो पुस्तकों से प्यार करता था और उसको हम पुस्तक कीट के नाम से भी विद्वानों ने पुकारा है, बुकवार्म के नाम से पुकारा है। और छोटी सी उम्र में वह बड़ी बड़ी किताबें, और जब किताबें खत्म हो गई तो उसके दादा और पिताजी जो थे वो अखबार जो थे उनका सिस्टमेटिक रखते थे। तो अखबारों की जो पढ़ के पुराने अखबारों को उसने क्रांतिकारी जीवन को सीखने का प्रयास किया तथा दुनिया के जितने भी क्रांतिकारी हैं और भारत के जितने भी उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन सब की लेखनियों को उसने पढ़ा। उसके ऊपर जहां अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रभाव हुए, परंतु सर्वाधिक प्रभाव उसके ऊपर जो था वह लेनिन और मार्क्स के विचारों का था, जैसा कि हमें उसके लेखों से प्रकट होता है। क्योंकि जब उसको फांसी दी गई आज के दिन 23 मार्च को, तो जब उनको पुकारा गया चलने के लिए, उसने कहा ठहर जा, क्योंकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिलने जा रहा है। उस समय वो उसके वकील मेहता के द्वारा दी गई पुस्तक लेनिन का अध्ययन कर रहे थे। तो स्पष्ट है कि वह
मार्क्सवाद और लेनिनवाद से बहुत अधिक प्रभावित था। उसका राष्ट्रवाद उन्मादी राष्ट्रवाद नहीं था, अंध राष्ट्रवाद नहीं था। यद्यपि वह राष्ट्र के लिए कुर्बान हुए हैं, लेकिन उसके राष्ट्रवाद में अंतरराष्ट्रीयवाद भी समाहित था। वह विश्व शांति, युद्धों की समाप्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व संगठन इसका समर्थन करते थे और अंतरराष्ट्रीय मजदूर आंदोलन जो है वह जेल में रहते हुए भी मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते थे। तो ये उसका संघर्ष का एक प्रतीक है। आमतौर पर भगत सिंह के बारे में विद्वानों ने या राजनेताओं ने या अन्य लोगों ने गलत धारणाएं भी रखी हुई हैं। तो भगत सिंह एक पत्रकार भी थे। भगत सिंह ने अपने जीवन में कानपुर से प्रकाशित होने वाला प्रताप, मिलाप, लाहौर से प्रकाशित होने वाला द पीपल्स, कीर्ति, अमृतसर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, बंगाल से प्रकाशित होने वाले अखबारों में भी लेख लिखे हैं, क्योंकि वह हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के बहुत बड़े माहिर थे छोटी सी उम्र में। और बंगला जो है उन्होंने अपने मित्रों से सीखी, टूटी फूटी। अब एक चीज देखिए, एक क्रांतिकारी के लिए लेख लिखना और क्रांति करना, ये दोनों असंभव बातें नजर आती हैं। वह खुले रूप में नहीं चल सकते। इसलिए उन्होंने जितने भी लेख लिखे हैं वो उपनामों से लिखे हैं, जिनको प्राय हम छद्म नाम बोलते हैं। जैसे बलवंत, B.S. संधु, विद्रोही, पंजाबी युवक इत्यादि जो हैं वह उनके उपनाम हुआ करते थे। उनका 16 साल की आयु में एक लेख अछूत का प्रश्न वह प्रकाशित हुआ। वह ये मानते थे कि ये देश जो है विभिन्नताओं का देश है और इस देश में शांति, प्रगति तभी हो सकती है जब सामाजिक एकीकरण हो। इसलिए वह धर्मांधता, घोर सांप्रदायिकता इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। हिंदू मुस्लिम दंगों के विरुद्ध थे। किसानों के संबंध में उसने विचार रखने का चेष्टा ये किया कि अंधाता है, और अंधा क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव था उस आंदोलन का जो 1906-7 में लड़ा गया और विजय प्राप्त की थी। अगर भगत सिंह मान लीजिए जिंदा होते, कल्पना कीजिए, तो ये जो आंदोलन 2020 और 21 में हुआ, भगत सिंह इसके हीरो होते और वो इस आंदोलन को सपोर्ट करते, लीड करते। और परिणाम क्या हुआ कि भगत सिंह का किसानों के प्रति कितना लगाव था। इस किसान आंदोलन में भी जगह जगह भगत सिंह के चित्र हमें दिखाई दिए जो शिविर लगे हुए थे। भगत सिंह जो है वो चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन हो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। क्योंकि उनका विचार था कि लॉर्ड इरविन जो समय गवर्नर जनरल थे, अथवा लॉर्ड हार्डिंग वो भी गवर्नर जनरल रहे, अगर इनकी बजाय तेज बहादुर सप्रू उस समय उदारवादी नेता थे भारत के, अगर ये आ जाएं तो आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही वाज करेक्ट। अगर कांग्रेस के बाद बीजेपी आ गई, इससे अर्थव्यवस्था बदली नहीं बल्कि कारपोरेट का अमीर अधिक बढ़े हैं। अगर भगत सिंह के चिंतन के आधार पर हम देखें, जब तक अर्थव्यवस्था अर्थात जो संपत्ति है, अगर उसके निजीकरण पर बहुत अधिक जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे गरीब अधिक गरीब होगा और अमीर अधिक अमीर होगा। ऑटोमेटिक मशीनों के कारण बेरोजगारी, हम ये नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक मशीन ना हो, लेकिन इतने बड़े मुल्क में जहां करोड़ों लोग युवा बेरोजगार हों, वहां पर इनकी रोजगार देना भी बड़ा उचित होगा। वरना गरीबी और शोषण, जिसके भगत सिंह बिल्कुल खिलाफ थे, बेरोजगारी के खिलाफ थे, ये एक ऐसा एटम बम सिद्ध होगा कि हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था जो है वो और राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। जब उनको फांसी हुई, खबर समाचार पत्रों में छपी और समाचार पत्रों के द्वारा सरकार के दबाव के बावजूद भी लीड स्टोरी लगाई गई। तो फांसी देने के उपरांत रात को फांसी दी गई और उनको जेल से डेड बॉडीज को लाकर मिट्टी का तेल डाल के तीनों शहीदों की जो है उन पर आग लगा दी गई थी। गांव वालों ने देखा, आग बुझाई गई और शव जो है ना उनको उठाया गया। और ये खबर जो है
जब समाचार पत्रों के माध्यम से समस्त हिंदुस्तान में घूम गई। 20 मार्च 1931 को सारे हिंदुस्तान में कलकत्ता से लेकर बंबई तक, पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक जन सैलाब भगत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा और अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी और मिलिट्री थी उसके साथ भी जन सैलाब, जनता की मुठभेड़ हुई। और ये जो ज्यादातर इसका प्रभाव कहां पड़ा, भगत सिंह पंजाब का प्रभाव पड़ा बंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब में तो पड़ना ही था, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो प्रभाव पड़ा उसका परिणाम क्या हुआ कि सारे हिंदुस्तान में पुलिस और पब्लिक की मुठभेड़ हुई। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 24 जो मार्च था, हम ये कह सकते हैं वह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी अधिक फैला हुआ था, क्योंकि उसका नेतृत्व राजा महाराजा कर रहे थे, सामंत कर रहे थे। इसका नेतृत्व जनता खुद कर रही थी। लाठी और गोली से लगभग सारे हिंदुस्तान के अंदर 141 व्यक्ति, 141 व्यक्ति जो है वो मारे गए तथा 586 व्यक्ति घायल हुए और 341 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनको जेल की सजाएं भी हुई। कि भगत सिंह को हीरो मानिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्ति ना करते उनके विचारों को अडॉप्ट कीजिए। उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। अगर आप उनके विचारों को ग्रहण नहीं करते, उनके विचार क्या थे? समतावादी समाज का निर्माण करना, उनके विचार थे अन्याय को समाप्त करना, उनके विचार थे भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनके विचार थे किसान मजदूर का शोषण ना हो, उनके विचार थे स्त्री का सम्मान हो, उनके विचार थे लोगों को शिक्षा अच्छी मिले, दे मस्ट बी एजुकेटेड प्रॉपरली, और निजी शिक्षण संस्थाओं का ना हो। अब तो उल्टा हो रहा है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के मालिक जो हैं उनको पद ग्रहण किए जा रहे हैं, जबकि भगत सिंह की पूजा की जा रही है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहेंगे कि भगत सिंह जो ना एक पत्रकारों के लिए भी नसीहत देता है कि पत्रकार का दिमाग कैसा हो, पत्रकार जो है स्वच्छंद स्वतंत्र हो, वह रिपोर्टिंग करे घटना की, जैसी घटना है वह अपने विचारों का समावेश ना करे। ये भगत सिंह के विचारों को अगर मान लो हम बिल्कुल सारांश में देखें, नंबर 1 वह छुआछूत के विरुद्ध था, जारी है। नंबर 2 संप्रदायवाद के विरुद्ध था, वह राजनीतिक दलों के द्वारा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वह अंधविश्वास के विरुद्ध था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वह शिक्षा का निजीकरण के खिलाफ था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वह एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता था कि जहां गरीबी ना हो, जहां भूखमरी ना हो। वो ये कहता है बड़ी बेरोजगारी और अज्ञानता ये समाज के शत्रु है। अज्ञानता का मतलब ये नहीं है कि लो आदमी पुस्तक पढ़ लिया और PhD कर लिया। अज्ञानता का मतलब हम उसको भी अज्ञानी मानेंगे जो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अंधविश्वास का प्रचार करता है, धर्मांता का प्रचार करता है। उसका स्वप्न क्या था? वो था कि हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई गरीब ना हो और कोई भूखा ना सोए। कारण भगत सिंह के अनुसार, मैं पढ़ रहा हूं उसकी लाइन, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? हम तो हर चीज को धर्म और पाप में ले लेते हैं। वो ये कहता है ना कोई पुण्य है, ना पाप है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। वो इनको अंधविश्वास मानता है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का खुद निर्माता, वो भाग्यवादी नहीं था। अब उसने लिखा है नास्तिक क्यों, जो लेख उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ लाहौर पीपल्स में, समाचार पत्र में। वो ये कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप वो गरीब होना है। गरीबी एक अभिशाप है, यह एक दंड है और प्रत्येक व्यक्ति इससे मुक्त होना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान में भूखमरी, गरीबी और असमानता रहेगी, भगत सिंह जिंदा रहेगा। बात करते दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना करने।